चलिए कुछ कंट्रीज हम लोग एशिया के देखते हैं, दो तीन इंफॉर्मेशन सबके बारे में। कुवैत, कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी और इसकी करेंसी है कुवैती दिनार। तो दिनार कई देशों की करेंसी है, आप एक बार लिस्ट निकाल लीजिएगा कि किन किन देशों की करेंसी दिनार है। ठीक है, उसके पहले एक्चुअली उस कंट्री का नाम लग जाता है। ठीक है, जैसे इराकी दिनार, ठीक है, लेबनानी दिनार, हालांकि लेबनान की करेंसी जो है वो लेबनानी डॉलर है, उदाहरण के लिए मैं आपको बताया। अब यहां आपको ये ध्यान रखना है कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है ये कुवैती दिनार। डॉलर और कुछ नहीं ठहरते उससे। जैसे मान लीजिए वर्तमान में एक डॉलर में हमें एक्सचेंज रेट 70 रुपए है, तो कुवैत और कुवैती दिनार और इंडियन रुपी में ये लगभग एक कुवैती जो दिनार है वो लगभग 200 रुपए के बराबर है वर्तमान में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कुवैती डॉलर, वर्ल्ड्स मोस्ट हाईएस्ट वैल्यूड करेंसी इज द कुवैती दिनार। ओके, हैविंग 9 आइलैंड, कुवैत एक मेनलैंड है, उसके अलावा इसके पास 9 आइलैंड है, जिनमें से सबसे बड़ा आइलैंड है बुबियान एरिया के हिसाब से। ठीक है, बाकी 8 आइलैंड के बारे में नहीं जानना है। इसका लोकेशन आप एटलस में देखिएगा, सऊदी अरेबिया से ऊपर निकला हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, साइड में पर्शियन गल्फ में। तो इसको देखिए ध्यान से, आप इसका लोकेशन देखते चलिएगा। ठीक है, इसकी इकोनॉमी कैसे चलती है, इसके पास एकमात्र चीज है वो है पेट्रोलियम। दुनिया में 5वां लार्जेस्ट रिजर्व पेट्रोलियम का माने कच्चे तेल का यहां पाया जाता है। प्रोडक्शन में ये 9वें नंबर पे है। ये एक बहुत बड़ा ऑयल फील्ड है जहां पर तेल काफी मात्रा में मिलता है कुवैत में, उसका नाम है बर्गन, BURGN। बर्गन ऑयल फील्ड कहां पाया जाता है? कुवैत में पाया जाता है। वन ऑफ द टॉलेस्ट टावर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के ऊंचे टावर्स में इसकी रैंकिंग आती है 7वें 8वें 9वें नंबर पर, जो भी रैंकिंग होगी, लेकिन वन ऑफ द टॉलेस्ट है अल हमारा और अर्राया, ये 2 टावर्स है वहां पर, अल हमारा टावर्स और अर्राया टावर्स। ठीक है, ये बिल्डिंग्स हैं, बहुमंजिला बिल्डिंग्स, ठीक है, जो टावर नुमा दिखाई देते हैं। ठीक है, ये पूरा डेजर्ट इलाका है, अरेबियन डेजर्ट फैला हुआ है पूरे कुवैत में। बहुत कम, 1% से भी कम, 0.6% अरेबल लैंड है, माने एग्रीकल्चर यहां ना के बराबर होता है। ठीक है, 0.6%। और नो रेलवे, इस देश में कोई रेलवे नहीं है। तो दुनिया के ऐसे देश जहां रेलवे लाइन नहीं है, तो भूटान हो गया, एक कुवैत हो गया, और भी ऐसे आएंगे तो उनको ध्यान रखना है। चलिए अगला देश हम देखते हैं किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की स्पेलिंग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, KYRGZSTAN। ठीक है, पढ़ते हैं किर्गिस्तान। और यहाँ की जो ट्राइब्स है वो है खिरगीज। तो ट्राइब्स हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ की जनजाति खिरगीज, KHIRGIZ, खिरगीज, जो किर्गिस्तान में भी पाई जाती है, थोड़ी मोड़ी आपका उज्बेकिस्तान में, थोड़ी मोड़ी आपका कजाकिस्तान में। तो कुल मिला के सेंट्रल एशिया में पाया जाने वाला जो ट्राइब है वो है खिरगीज। तो किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक, इसकी करेंसी है सोम, SOM। यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और इसको स्विट्जरलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया कहते हैं। जब कभी भी स्विट्जरलैंड कह दिया जाए माने ये काफी डेवलप्ड है, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया। इसिक्कुल एक लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, और ये सेकंड लार्जेस्ट माउंटेनियस लेक है आफ्टर टिटिकाका। दुनिया की सबसे बड़ी पर्वतीय झील है लेक टिटिकाका, और दूसरे नंबर पे ये है इसिक्कुल। ठीक है, रिवर, कौन कौन सी नदी किर्गिस्तान में बहती है? कारा दरिया, जो कि ट्रिब्यूटरी है सिर दरिया का। ठीक है, रिवर, ये सिर दरिया के बारे में मैं डिटेल से आगे बताऊंगा। ठीक है, कुछ डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, अभी आप समझ लीजिए। फरगना वैली, बहुत महत्वपूर्ण घाटी है यहाँ पर, फरगना की घाटी, यहीं से बाबर आए थे भारत पे। ठीक है, फरगना की वैली, अ वैली ऑफ सेंट्रल एशिया एट बॉर्डर ऑफ, 3 देशों के बॉर्डर में लोकेटेड है ये, एट बॉर्डर ऑफ उज्बेकिस्तान, साउथ किर्गिस्तान एंड नॉर्दर्न ताजिकिस्तान। ठीक है, तो आप अपने एटलस में देख लीजिएगा कि जहां पर इन तीनों के बॉर्डर मिलते हो, उज्बेकिस्तान के, साउथ किर्गिस्तान के और नॉर्दर्न ताजिकिस्तान के, वहीं पर फरगना वैली है। एक्चुअली पहले ये फरगना एक स्टेट हुआ करती थी उज्बेकिस्तान की, और यहीं से बाबर आए थे। तो बाबर वास्तव में उज्बेक मुस्लिम थे। ठीक है, चलिए इकोनॉमी, किर्गिस्तान की इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पेट्रोलियम भी पाया जाता है, नेचुरल गैस भी पाया जाता है। इसके अलावा मरकरी और गोल्ड, ये 3 महत्वपूर्ण इसकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करते हैं।
एक बहुत फेमस गोल्ड माइन यहाँ पाया जाता है, कुमतोर गोल्ड माइन, ठीक, तो किर्गिस्तान हो गया। अगला कंट्री हम लोग देखते हैं लाओस। अब चूंकि हम लोग अल्फाबेटिकल चल रहे हैं, ठीक है, बाकी नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। चलिए, लाओस की कैपिटल वियंताने, इसकी करेंसी है किप, और ये ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में 11 देश आते हैं, जिनमें से ये एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री है, पुअरेस्ट कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के 11 देशों में सबसे गरीब देश है बेचारा ये। वन पार्टी सोशलिस्टिक कंट्री, यानी ये चाइना और वियतनाम और क्यूबा की तरह वन पार्टी, नॉर्थ कोरिया की तरह वन पार्टी सोशलिस्टिक कंट्री है, ठीक है, इसलिए इसका चाइना इन अक्षर अच्छा पड़ता है। राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप, एकमात्र जो महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर फसल यहां पर होती है वो है राइस। थोड़ी मोड़ी मात्रा में सोयाबीन, फिर थोड़ी मोड़ी कॉटन, ये सब होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में राइस। बोलेबिन प्लेट्यू, यहां एक महत्वपूर्ण पठार पाया जाता है बोलेबिन। बोलीविया से नहीं समझना, कभी आ जाए तो आप कहते हो साउथ अमेरिका का देश बोलीविया, ठीक है, बोलीवियन प्लेट्यू अलग है, और ये बोलेबिन प्लेट्यू है जो कि जहां पर कॉफी काफी मात्रा में लाओस में की जाती है। अगली कंट्री आते हैं लेबनान। लेबनान आप देखेंगे इजराइल के ऊपर, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, ये सब, ठीक है, वेस्ट एशिया का देश है लेबनान। इसको स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट कहते हैं। मिडिल ईस्ट का मतलब क्या है मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, तो मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड, ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखिए, जो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, किसको कहां का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कैपिटल, इसकी कैपिटल है बेरूत, BEIRUT, बेरूत, और इसकी कैपिटल बहुत सुंदर है, इसलिए इसको कहा जाता है पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट का पेरिस। देश को कहा जाता है मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड, राजधानी को कहा जाता है पेरिस, मिडिल ईस्ट का। स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ मेनलैंड ऑफ एशिया, वैसे तो एशिया का स्मॉलेस्ट कंट्री है मालदीव, उसके बाद सिंगापुर, ठीक है, लेकिन ये सब एक आइलैंड कंट्री है। अगर मेनलैंड में यानी एशिया की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ कोई देश जो सबसे छोटा है एरिया में, वो है लेबनान। यहां पर 2 महत्वपूर्ण घाटियां पाई जाती हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ठीक है, और यहां एक पर्वत है लेबनान माउंटेन, उसका नाम है, लेबनान में एक पर्वत है इसका नाम लेबनान पर्वत है। उसी पर्वत में 2 महत्वपूर्ण घाटियां हैं, बेका घाटी, एक बार यूपीएससी पूछ चुका है बेका घाटी कहां पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखना, बेका घाटी और ये कादिशा घाटी, यहां पर कुछ आतंकवादी लोग भी रहते हैं, ठीक है, बेका घाटी में, इसलिए जो है चर्चित रहता है। चलिए, लेबनान हो गया, और लेबनान ऑलरेडी आप ध्यान से रखिए, और भी कुछ बातें, मेडिटेरेनियन यहां पर क्लाइमेट पाया जाता है। इजराइल और क्या कहते हैं, लेबनान के जो मेडिटेरेनियन वाला कोस्ट है उसको लेवेंट कोस्ट कहते हैं, वहां लेवेंडर नामक जो है वो लोकल विंड बहती है, और यहाँ मेडिटेरेनियन सी के कारण यहाँ पर फ्रूट, सिट्रस फ्रूट का कल्टीवेशन किया जाता है, वाइन इंडस्ट्री पाई जाती है। मलेशिया अगला देश, इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर, ठीक है, जबलपुर वाला पुर नहीं है, ये दूसरा ही है, लेकिन कुआलालंपुर। इसकी करेंसी है रिंगिट, RINGIT, रिंगिट। हाईएस्ट इसका जो पीक है मलेशिया का, हाईएस्ट पीक माउंट किनाबालू, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये माउंट किनाबालू, लगभग 4095 मीटर हाइट है इसकी। इकोनॉमी, मलेशिया की इकोनॉमी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है टिन का, ये चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट टिन प्रोड्यूसर कंट्री है। इसके अलावा रबर में भी मलेशिया का सेकंड थर्ड नंबर आता है, पाम ऑयल में भी सेकंड थर्ड नंबर आता है, ताड़ का तेल सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है इंडोनेशिया, फिर नाइजीरिया, फिर ऐसे, ठीक है, तो इसका तीसरा चौथा नंबर पाम ऑयल में भी है। और टूरिज्म, मलेशिया बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, बहुत सुंदर जगह है, ठीक है, तो ये 4 चीजों में इसकी इकोनॉमी चलती है। अगला देश मालदीव, मालदीव की कैपिटल माले और करेंसी है रुपया। तो आप देख लीजिए कि इंडिया के रुपया शब्द से मिलता हुआ किन किन देशों की करेंसी है। इंडोनेशिया का है रुपया, इसका है रुपया, ठीक है, और भी इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, मॉरिशस वगैरह का भी शायद कुछ ऐसा है मिलता जुलता। तो ऐसे सारे देशों की एक अलग लिस्ट बना लीजिए जिसकी करेंसी रुपया या रुपया से मिलता जुलता है, ठीक है। चलिए, अ ग्रुप ऑफ 1192 कोरल आइलैंड्स, मालदीव एक कोरल द्वीप है जिसमें 1192 कोरल आइलैंड है, और जो कोरल आइलैंड होता है वो अच्छा खासा होता है टूरिस्ट प्लेस। तो इसकी इकोनॉमी में यहाँ पर बहुत सारे लेगून पाए जाते हैं, एटॉल पाए जाते हैं। अद्दू एटॉल एक बहुत फेमस जगह है मालदीव में, ठीक है, इसकी कैपिटल माले उसी पे लोकेटेड है, ठीक है। तो इसकी इकोनॉमी में कोकोनट और कोकोनट के जटा से निकलने वाली जो रस्सी बनती है जिससे उसको कहते हैं कॉयर, और इसके अलावा फिशिंग और टूरिज्म, इससे इसकी इकोनॉमी चलती है। अगले देश हम देखते हैं मंगोलिया। मंगोलिया चाइना और रसिया के बीच में एक सैंडविच कंट्री है, ठीक है, सैंडविच माने दबा हुआ है, ठीक है।
इसको कहा जाता है लैंड ऑफ इटर्नल ब्लू स्काईज, ठीक है, नीले शाश्वत नीले आसमानों का देश, ठीक है, या सिंपल कह सकते हैं कंट्री ऑफ ब्लू स्काई, ठीक है। कैपिटल, इसकी कैपिटल है उलन बटोर, स्पेलिंग देखेंगे ULANBAATOR, उलन बटोर। रिलीजन, मंगोलिया में वर्तमान में 53% बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, 38% एथीस्ट हैं, एथीस्ट माने कोई धर्म को नहीं मानते, ठीक है, 3% के आसपास इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, ठीक। तो मंगोलिया, ये इसलिए मैं कहीं कहीं धर्म बताना जरूरी हो जाता है क्योंकि धर्म जानने के हिसाब से उस कंट्री का काफी कुछ चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। तो मंगोलिया एक समय यहां पर बहुत बड़े इस्लामिक शासक हुए, चंगेज खान यहीं हुए, ठीक है, लेकिन आज के दौर में वहां इस्लाम 3% रह गया है, ठीक है। तो ये चीज है। डायनेस्टी, मंगोलिया में बहुत फेमस राजवंश शासन किया, मंगोल राजवंश, ठीक है, उसी के अंश अपने आप को मुगल मानते थे। और मंगोल राजवंश जिसको फाउंड किया था, फाउंडेड बाय, वो वहां पर लिखा है, उसको वास्तव में पढ़ते चंगेज खान, ठीक है, वो लिखा है GENGIS, ठीक है, गेंगीज खान, लेकिन उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चंगेज खान ने 1206 में इस डायनेस्टी को, जो कि इस्लामिक डायनेस्टी थी, मंगोलिया में फाउंड किया था। और लंबे समय तक, ठीक है, लगभग 250 से 300 साल तक इन्होंने शासन किया और रसिया के कुछ पार्ट्स को भी जीत लिया, चाइना को जीत लिया, इसके अलावा कुछ उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, बहुत बड़ा एम्पायर था, ठीक है। और चंगेज खान, तो यही चंगेज खान के तरफ से पिता थे, किसके? मुगलों के, जिनको हम मुगल कहते हैं, जो हमारे यहां शासन किए हैं 1526 के बाद से बाबर वगैरह। तो उनके पिता जो थे वो चंगेज खां के वंश से थे, ठीक है। और उनकी जो माता थी वो नादिर शाह के फैमिली से आती थी, ठीक है। तो नादिर शाह टर्की थे, टर्किश मुस्लिम थे, और ये मंगोल मुस्लिम थे, ठीक है। तो बाद में मुगलों ने अपने आप को बताया कि हम लोग चंगेज खान के बहादुर वंश से संबंधित हैं, ठीक है, चलिए है। फिर आगे चल करके उनके ग्रैंडसन, उनके पोते हुए कुबलई खान, और कुबलई खान ने चीन को जीत लिया, ठीक है, और वहां पर चीन में युआन डायनेस्टी, युआन राजवंश की स्थापना की। लेकिन ज्यादा समय नहीं चल पाए और युआन राजवंश के पतन होने के साथ मंगोलिया चीन का फिर गुलाम बन गया, और चीन का लंबे समय तक मंगोलिया गुलाम रहा। और फिर कुछ 1900 कुछ में मंगोलिया आजाद हुआ है चाइना से, ठीक है। ये जो है कजाकिस्तान के बाद दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कजाकिस्तान में अरल सी, कैस्पियन सी की थोड़ी मोड़ी बॉर्डर मिलती है, लेकिन वो लेक है, इसलिए हम उसको लैंडलॉक्ड मानते हैं, ठीक। लेकिन मंगोलिया एक ऐसा देश है जहां के जिसके आसपास किसी प्रकार की कोई वाटर बॉडी नहीं है। तो यदि ट्रूली सेंस में देखा जाए तो ये दुनिया का लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री विदाउट हैविंग एनी सी बॉर्डर, ठीक, ओके। और ओवरऑल सेकंड लार्जेस्ट है। गोबी डिजर्ट, ठीक, तो गोबी डिजर्ट लगभग उसका 90% भाग जो है वो मंगोलिया में है, 10% के आसपास उसका चीन में थोड़ा मोड़ा विस्तार है। तो गोबी डेजर्ट मेनली मंगोलिया में पाया जाता है। ये एक रेन शैडो माउंटेन है, रेन शैडो टाइप का डिजर्ट है। रेन शैडो माने किसके रेन शैडो, किसी न किसी के रेन शैडो में आता है। तो किसके रेन शैडो में आता है? तिब्बतन प्लेट्यू, वहां लिखा तो टीपी, तो तिब्बत प्लेट्यू के रेन शैडो पार्ट में पड़ता है, जिसके कारण डिजर्ट बना है। डिजर्ट दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है ट्रॉपिकल डिजर्ट और दूसरा होता है मिड लैटिट्यूड डिजर्ट। तो ये मिड लैटिट्यूड टाइप का डिजर्ट है, जिसके बारे में डिटेल से हम लोग जब डेजर्ट क्लाइमेट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था। इस डेजर्ट में बैक्टीरियन या मंगोलियन टाइप के कैमल ऊंट पाए जाते हैं, ठीक है। ये ऊंट बाकी ऊंटों से कैसे अलग होते हैं? इन ऊंटों के दो हम्प होते हैं। हम्प माने इनके दो कुबड़े होते हैं। जनरली हम लोग जो ऊंट देखते हैं अपने राजस्थान के इलाकों में, उनके एक कुबड़ा होता है, वो मोटा मांस का जो लोथड़ा सा ऊपर निकला रहता है ना, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में हम्प, हिंदी में कुबड़ा। तो इनके दो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत बालदार होते हैं, इनमें बाल बहुत होते हैं, ठीक है। तो इनके बालों से ऊन भी बनाया जाता है, ठीक। चलिए, तो ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गोबी डेजर्ट में रिच रिसोर्सेस पाए जाते हैं, मॉलिब्डेनम के, टंगस्टन के, फ्लोस्पार के और यूरेनियम और कोल के, ठीक है। तो
सब मामलों में भी कहीं ना कहीं थर्ड फोर्थ फिफ्थ रैंकिंग में मंगोलिया आता है। अगला कंट्री हम लोग देखते हैं म्यांमार। म्यांमार को कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडास। ठीक है, चलिए, ये जो म्यांमार था ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट रहा है 1937 में, और 1937 तक ये भारत का भाग, ब्रिटिश भारत का भाग रहा है। लेकिन 1937 में इसको भारत से अलग कर दिया गया, और ये अलग कब तक रहा? 1961 तक। लेकिन था ब्रिटेन का गुलाम, भले ही अलग इंडिया से अलग कर दिया गया था, लेकिन ब्रिटेन का गुलाम था। 1961 में ये ब्रिटेन से आजाद हुआ, और फिर 1961 में जब ये आजाद हुआ उसके बाद से लेकर लगातार 2011 तक यहां पर मिलिट्री शासन था। जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री शासन चलता है ना, यानी कोई चुनी चुनाई सरकार नहीं थी। मिलिट्री शासन का मतलब वहां चुनाव नहीं होते, ठीक है, जबरदस्ती ताकत के आधार पर वहां पर जो है सत्ता पाली जाती है। ठीक है, तो मिलिट्री शासन जिसको म्यांमार में कहा जाता था जुंटा रूल, JUNTA, जुंटा। तो जुंटा का मतलब होता है मिलिट्री रूल, डिक्टेटरशिप। ठीक है, 1961 से 2011 तक। 2011 के बाद वहां पर कुछ लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, और उसी समय एक जेल में बंद नेता थी जिसको छोड़ा गया, और उन नेता का नाम है आंग सान सूकी। ये सबसे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, आंग सान सूकी एक डेमोक्रेटिक नेता महिला है म्यांमार में। उन्होंने लंबे समय तक जो है लोकतंत्र की लड़ाई म्यांमार में लड़ी है, इसलिए उनको डेट तो याद नहीं मुझे, लेकिन 2012-13 के आसपास उनको नोबेल का शांति पुरस्कार जो है आंग सान सूकी को दिया गया है। ठीक है, इसकी कैपिटल है नेपीदा। स्पेलिंग आप देख लेंगे, NAYPYIDAW, नेपीदा। पहले इसकी कैपिटल यंगून हुआ करती थी, ठीक है, अब है इसकी कैपिटल नेपीदा। वर्तमान में लार्जेस्ट सिटी है इसकी यंगून। माउंटेन, म्यांमार का आप थोड़ा सा जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेना, हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों के साथ इसकी बॉर्डर लगती है। आप ध्यान रखना म्यांमार के साथ भारत के कौन से राज्यों की सीमा लगती है, बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसका लोकेशन आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो पर्वत है वो है अराकान योमा, पेगु योमा और तेनासरीम। ये तीन महत्वपूर्ण पर्वत जो है म्यांमार में पाए जाते हैं। इरावती वैली, इसके पहले हम इरावती नदी पढ़ चुके हैं जो कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो इरावती नदी जो है बहती है, उसने जगह जगह काट करके एक लंबी घाटी बनाई है। तो इरावती की घाटी, इरावती वैली दो पठारों के बीच लोकेटेड है। वो दो पठार कौन कौन से? योमा पठार और सान प्लेट्यू, माने सान का पठार और योमा प्लेट्यू। ठीक है, ग्लोबल रैंकिंग देखते हैं तो म्यांमार का वर्ल्ड में फर्स्ट स्थान आता है रूबी। रूबी एक जेमस्टोन है। सफायर, सफायर माने नीलम, ये भी एक जेमस्टोन है। और टीक, टीक माने सागौन। इन तीन चीजों में फर्स्ट रैंकिंग है म्यांमार की। थर्ड रैंकिंग है, अच्छा इसके बाद फर्स्ट के बाद सेकंड देख लीजिए जो सबसे नीचे लिखा है। सेकंड रैंकिंग ओपियम, अफगानिस्तान के बाद ओपियम माने अफीम। ठीक है, और ओपियम में जो फूल लगते हैं उसको कहा जाता है पॉपी, POPPY। ठीक है, तो कभी कभी ओपियम की जगह पॉपी बोल रहे हैं तो भी आप ध्यान रखना कि वो ओपियम की बात ही हो रही है। ठीक है, तो सेकंड नंबर है ओपियम। इसके अलावा गोल्डन क्रिसेंट वगैरह मैं आपके इसको पहले पढ़ा चुका हूं, उसका भी पार्ट है ये। थर्ड नंबर है एंटीमनी और टिन में। ये जो सान प्लेट्यू यहां पर मैंने आपको बताया भयानक मात्रा में टिन होता है। ठीक है, तो टिन जो है तो मलेशिया सेकंड नंबर है टिन में चाइना के बाद, और थर्ड नंबर है आपका म्यांमार, और एंटीमनी में भी थर्ड है। 13वें नंबर है इसमें मैंगनीज और टंगस्टन, और 22nd नंबर पे नेचुरल गैस। ठीक है, तो यहां पर एक लिखा हुआ है गल्फ ऑफ मर्तमान, जहां इरावती नदी जाकर के गिरती है वो गल्फ ऑफ मर्तमान, और वहां पर नेचुरल गैस के काफी भंडार जो है वो पाए जाते हैं म्यांमार में। ठीक है, तो चलिए ये सब ग्लोबल रैंकिंग हो गया। ट्राइब्स, कुछ महत्वपूर्ण ट्राइब्स, जिस नाम से यहां पर ट्राइब है उसी नाम से म्यांमार में राज्य भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो किन ट्राइब, कचिन ट्राइब, चिन ट्राइब, सान ट्राइब, कारेन ट्राइब और रोहिंग्या। रोहिंग्या बस वहां का राज्य नहीं है। ठीक है, रोहिंग्या जो है मुसलमान है जो कि म्यांमार के राखाइन स्टेट में रहते हैं, और म्यांमार सरकार इनको अपना नहीं मानती। ये स्टेटलेस है, इसलिए कुछ भग करके बांग्लादेश आते हैं, कुछ इंडिया आ जाते हैं, यहां वहां बेचारे भटकते रहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये कुछ महत्वपूर्ण ट्राइब्स, और ये रोहिंग्या बहुत चर्चित इशू है। इसके अलावा म्यांमार में जो सबसे महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर की जाती है वो राइस की एग्रीकल्चर की जाती है। और एक और महत्वपूर्ण बात,
सैफरन रेवोल्यूशन। सैफरन माने केसर क्रांति। केसर वेसर यहाँ होता नहीं है, नाम दिया गया था उस क्रांति का नाम केसर क्रांति। कहाँ हुआ? म्यांमार में हुआ। कब हुआ? 2007 में हुआ। क्यों हुआ? यहाँ पर बहुत ज्यादा महंगाई हो गई थी, इतनी महंगाई भी लोग त्राही त्राही करने लगे थे, तो सरकार के खिलाफ, जो वहां पर जुंटा सरकार थी, मिलिट्री सरकार थी, उसके खिलाफ जनता रोड पर आ गई थी, ठीक है। और यहीं से फिर सरकार को बदलने की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हुई और अल्टीमेटली 2011 आते आते तक वहां की जो मिलिट्री शासन थी वो खत्म हुई, फिर चुनाव की प्रक्रिया हुई, ठीक है, ये तमाम प्रक्रिया। तो ये सैफरन रेवोल्यूशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। म्यांमार में चूंकि लंबे समय तक डिक्टेटरशिप चल रहा था, इसलिए इसकी दोस्ती चाइना, नॉर्थ कोरिया इत्यादि के साथ बहुत ज्यादा थी, और अब धीरे धीरे जाकर के इंडिया जैसे राज्यों के साथ इसकी थोड़ी सी अब जान पहचान काफी बढ़ रही है। अदरवाइज म्यांमार से होते हुए नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से होते हुए भारत बहुत सारे आतंकवादी हथियार, अवैध गांजा वांजा, ये सब चीजें आती थी, ठीक है। अब इनमें कुछ नियंत्रण लगा है। चलिए, तो ये सारी चीजें हमने समझ लिया, और कुछ कंट्रीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।